क्या बोलता है ओम्स लॉ? अरे वी क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब है धक्का, लगने वाला धक्का। किस पे है? अपन पड़ने वाली लात। ठीक है, वोल्टेज मतलब पड़ने वाली लात किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। लात पड़ेगी जोर से तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे जोर से, इलेक्ट्रॉन भागे तेजी तेजी से, मतलब करंट भी ज्यादा ज्यादा। अरे हाँ के ना। तो भाई ओम्स क्या बोलता है कि कोई भी कंडक्टर हो, पहले बात तो ये लॉ लागू, लॉ किसके लिए बना है? कंडक्टर के लिए। ठीक है, कोई भी कंडक्टर में आप अगर बैटरी के पावर बढ़ाओगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। तो वोल्टेज और करंट कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है भैया, होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, मतलब कि देखो ओम्स ने कोई बड़ी बात नहीं बोली है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अंदर फ्लो करने वाले करंट से। ठीक है, और मैं कल बताया था जब जब हम इसको हटाते हैं तो क्या सिंबल आता है? एक कांस्टेंट आता है। जैसे कल हमने मैं जो एग्जांपल दिया था वेफर का, उसमें क्या आया था? 5। अगर आप वेफर की जगह फ्रिज लोगे तो जितना एक का प्राइस होगा वो होता है आर। ये कांस्टेंट है, ये आता ही आता है, जब ये सिंबल मिलेगा तब आएगा ही आएगा। ठीक है, हमारे केस में इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? वी तो वोल्टेज ही है, आई करंट है, और आर क्या है? रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है भाई? भाई अगर इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। ओके, दी हिंड्रेंस, दी ऑब्स्ट्रैकल क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ करंट। जब करंट चलता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट आती है ना, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, पर वायर के अंदर क्या होगा? ये मेन मतलब मुझे मालूम है कि भाई चलो ये करंट जा रहा है वायर में से, उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, पर रुकावट ला कौन रहा है? कौन रोक रहा है उसको? तो पहली बात, करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना करंट है। इसका मतलब रुकावट किसके रास्ते मारी है? इलेक्ट्रॉन के रास्ते मारी। तो वो रुकावट लाता कौन है? क्या ये रुकावट हर वायर में आएगी? ठीक है, तो आंसर है यस। कोई भी चीज हो रुकावट तो आएगी आएगी। क्यों आएगी रुकावट? तो समझते हैं। अब समझो, अब आपको याद होगा अपने 8 क्लास का सॉरी 9 क्लास का लेक्चर, जिसमें जब हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, हमारे पता एवोगैड्रो नंबर आया था 6.023 इंटू 10 की पावर 23। याद है? आपको ने बताया था कि मैं अगर कुछ ग्राम, तो जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूं तो वो हो सकता है 28 या 30 ग्राम। अगर मैं कोई 30 ग्राम लोहा लूं, 30 ग्राम कितना होगा? ये हार्डली इतना सा 30 ग्राम होता है। 50, मैंने देखा हुआ है 50 ग्राम का जो वेट आता है वो इतना होता है। तो उससे थोड़ा छोटा, इतना सा छोटा एक आप साइज ले लो पत्थर का, आयरन का। उस इतने से छोटे के अंदर पता है कितने आयरन के पार्टिकल होंगे? ऐसे एटम्स, पार्टिकल। ठीक है, तो 6023, उसके आगे 23 है तो 3 तो कट जाएंगे पॉइंट की वजह से, तो 20 जीरो बचे। तो 20 जीरो और लगाओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतने सारे आयरन के पार्टिकल होंगे। मतलब सोचो इतने सारे। अगर आयरन को मैं इंसान मानूं तो 23 ग्राम टुकड़े के अंदर में इतने सारे इंसान हैं। इसको आयरन बोलते हैं। ऐसा मानो कितना है? 100, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब। एंड फिर भी देखो नंबर, देखो सिर्फ इतने से इतनी भीड़ भाड़। सोचो इतने सारे लोग अगर इतने से के अंदर है तो सोचो अंदर कितनी भीड़ भाड़ होगी, अंदर होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ के ना। अब इलेक्ट्रॉन को इतनी भीड़ भाड़ के अंदर से आगे बढ़ना है तो क्या वो आराम से चलेगा क्या? टक्कर तो होगी ना भैया। क्योंकि होता क्या, सुनो, एटम के अंदर में इतना, देखो दो तरह का रुकावट आती है एक इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। दो रुकावटें आती है। पहला, मान लो कि वायर है, आप खुद बोलोगे ये रुकावट तो जब आप कोई भी वायर लोगे उसमें एटम तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है। अरे वो एटम बहुत सारे होते हैं, सही बात है। अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इस वायर को मैंने जोड़ा हुआ है बैटरी से, प्लस और माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एटम है। ओके,
ये मेरा एटम, उसका न्यूक्लियस, और उसके यहाँ पे ये कौन है, ये है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। अब ये फ्री है मतलब ये इसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ओके। अगेन ये मैं एक दो एटम ही बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये इसका एटम है, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे एक और एटम, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और एटम, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और एटम, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और एटम, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ गए। अब होता क्या है देखो, ये जो बैटरी का प्लस है, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, अरे हाँ के ना। तो ये माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास में खींचेगा, अरे हाँ के ना, कौन खींचेगा, ये खींचेगा, सही बात है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अब प्लस अपने नाइन्थ में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज, क्या आ जाता है, नाइन्थ में पढ़ा था। किसी भी चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन को छीन लोगे ना तो उस चीज के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस, कौन सा आएगा, प्लस। अब ध्यान से सुनिए, तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, ओके, जो कि माइनस चार्ज वाले हैं, जब ये इधर आगे बढ़ने लगते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के यहाँ पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ कहना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, किसके धक्के की वजह से, इसके धक्के की वजह से, सही बात है। अब क्योंकि इसने अपने एटम को छोड़ दिया है तो जो भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ेगा तो उस एटम को क्या क्या आएगा, प्लस चार्ज। अभी जो एटम का जो प्लस चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को वापस से पीछे खींचेगा, अरे हाँ कहना। तो रास्ते में रुकावट आई कि नहीं आई, ऐसा तो हर एक के साथ में होगा। तो यहाँ तो बैटरी उसको इधर खींच रही है और जो उसके एटम है उसको खींच रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, अरे यस और नो। अब पता है ऐसा तो हर वायर में होना चाहिए, अरे हाँ के ना, हो गया ना भाई। जहाँ पे भी एटम होगा वहां जब भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा प्लस तो आने आने वाला है उस पर, और उसको वहां से पीछे खींचेगा। ऐसा हर वायर में होगा, हर वायर अपने अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। जैसे भाई अभी आप इस रोड पे गाड़ी लेके जाओगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी, एकदम मक्खन वाला रोड है, कहीं कहीं पे बम्पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे गांव में आ जाओ, मजा ले आपकी गाड़ी की स्पीड 10 से ऊपर चली जाए, एक तो खड्डा लिटरली इतना गहरा है, ऐसे 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 हर 5 मीटर पे ऐसे 2-3 गड्ढे मिलेंगे आपको। जब बारिश आती है ना बेटा तो आप जाना ही मत सड़क तुम्हारे गाँव में, स्विमिंग पूल में जाके आओगे आप, ऐसी स्थिति है। पंचायत बहुत खराब आ गई है हमारी, इतनी नुकसान हो गया गाँव को। तो ऐसा है जी। अब ऐसे ऐसे रास्ते पर चलो तो कितनी रुकावटें आएगी। तो अगेन रुकावट किस पर डिपेंड करती है कि आप किस गांव में चल रहे हैं। तो सेम वे भाई देखो रुकावट तो आएगी आएगी, तो रुकावट तो यहाँ भी आने वाली है, भले ही कम आए। भाई कोई भी सड़क है लाइफ टाइम तो वो सीधा हो नहीं सकता, कभी मोड़ भी आएगी, तो थोड़ी बहुत रुकावट रुकावट तो आएगी, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, थोड़ी बहुत तो आती है। तो सेम वे रुकावट तो आने वाली ही है। भाई कोई भी वायर हो, भले वो कॉपर का हो, आयरन का हो, एल्यूमिनियम का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, ठीक है, सबसे कम रुकावट होती है रेजिस्टेंस रुकावट, वो गोल्ड में आती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ओके। ऐसा हर एक का अपना अपना तो हर एक का अपना अपना रेजिस्टेंस, तो ये रुकावट को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं कि हर वायर अपने अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको आगे जाने से रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, समझ गए। इसी को बोलते हैं आर फॉर रेजिस्टेंस। तो एक वायर कितनी रुकावट पैदा करेगा वो उसका रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना। अब मैं आपको देखो, सोचो अगर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो ज्यादा रोक रहा है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। और अगर वायर की रुकावट कम है तो इलेक्ट्रॉन स्पीडली आगे बढ़ेंगे, अरे हाँ के ना। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से आगे बढ़ेंगे तो करंट ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेंगे तो क्या होगा, करंट कम होगा। तो समझो रुकावट ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम रुकावट कम तो करंट ज्यादा। तो रेजिस्टेंस और करंट कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो हम इस फॉर्मूले से भी डेराइव कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, आर मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड। और याद करो 8 का लेक्चर, जो भी डिवीजन में आता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है। अच्छा मैंने आपको देखा था, देखो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सुनना ध्यान सुनना। 8 और नीचे 4, नीचे 1 लिखो, आंसर क्या आएगा 8। अब जो नंबर नीचे वाला उसको बढ़ाओ,
ये आर, नीचे वाला आर है, ये आर है, और ये जो आंसर आएगा वो क्या है, आई है। ये क्या है, वी, ये आर और ये आई, ऐसे याद है ना, वी आर आई, सही है। इसको बढ़ाओ, आर को बढ़ाओ, 4 कम हुआ, आर की वैल्यू और बढ़ाओ, आर की वैल्यू और बढ़ाओ, 1। देखो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैथ मैथ्स है। आप जैसे जैसे डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे आंसर कम होता है। हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या बोलते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r। ओ होना भी चाहिए ना यार, रुकावट ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा धीरे धीरे चलेगा। ये कौन सा बड़ा लॉजिक है, छोटी सी बात है। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चलना, चार्ज का चलना। अब जब चार्ज ही चल रहा है धीरे धीरे तो कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे 1 सेकंड के अंदर में। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सिंपल, सब समझ गए? ओके, तो ये है रेजिस्टेंस। ये इसको, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द हिंड्रेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रैकल क्रिएटेड बाय द सब्सटेंस इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ गए? उनके रास्ते में आने वाली रुकावट है, ठीक है। और करंट और वोल्टेज ये तो कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट और रेजिस्टेंस ये कैसे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस का यूनिट डिराइव करेंगे। भाई यहां तक कोई दिक्कत है मुझे बोलो बेटा। वायर के अंदर क्या हो रहा है समझ में आ गया? क्यों रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो रहा है समझ में आ गया? है समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हम एक नया, देखो अब इससे हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला, इसमें 3 चीजें हैं, कोई भी 2 दिए, तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, आई मल्टीप्लाई है ना, तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये बन गया फॉर्मूला रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर का यूनिट निकालते हैं बेटा। क्या होता है यूनिट वोल्टेज का? वोल्ट। और करंट का एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ये सिंबल है। तो कितना रेजिस्टेंस, कितनी रुकावट है, 3 ओम। कितनी रेजिस्टेंस है वायर का, 5 ओम। ओम क्या उसका यूनिट है, बस वोल्ट अपॉन एम्पियर का लिखते हैं अपन ओम। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है हमारा ओम। ओके, अच्छा सुनना, तो अब ये जो आर की वैल्यू है, इसका यूनिट समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये जो आर की वैल्यू है, देखो आर की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, सुनना फिर कुछ। देखो सबसे पहले तो अलग अलग मटेरियल है तो आर की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग। कॉपर का आर की वैल्यू अलग होगा, सिल्वर का आर का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। आयरन का रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा आर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि वायर का तापमान कितना है। देखो अभी हमारे इतना डीप में नहीं है, पर ध्यान रखना, आर एक तो डिपेंड करता है मटेरियल पे, एक करेगा टेम्परेचर पे, 2 चीजें, तीसरा करेगा वायर के लेंथ पे, और चौथा करेगा वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है। अब देखो हम, देखो ये तो समझ में आता है मटेरियल, भाई अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग, वो तो समझ में आता है हमको, अलग अलग रास्ते तो अलग रुकावट है। अब टेम्परेचर क्या था पता, सुनना, टेम्परेचर आप समझो, इमेजिन करना, मेरे पास एक वायर है, इसकी लंबाई 5 मीटर, कॉपर का वायर, ठीक है। इसको मैंने बढ़िया फ्रिज में एकदम बढ़िया ना चिल्ड आइस में रखा हुआ, और फिर इसमें से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ। बढ़िया टेम्परेचर कम है एकदम, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बर्फ रखा हुआ है चारों तरफ, मस्त चिल्ड, बढ़िया एकदम मस्त, ठीक है। सेम मैंने 5 मीटर का लंबा वायर लिया, अगेन कॉपर ही है, कोई फर्क नहीं दोनों वायर में। इसको मैंने 100 डिग्री पे गर्म किया और फिर इसको मैं
नहीं, मेल्टिंग बहुत हाई होता है बेटा, हजारों में होता है। इसका कॉपर का गर्म होगा वो मेल्ट नहीं होगा सब, ठीक है। तो अब दोनों में फर्क क्या है, सब सेम ही तो है, कॉपर ही है, 5 मीटर का ही है, फर्क है टेम्परेचर का, ठीक है। कम टेम्परेचर होगा ना तो वायर का रेजिस्टेंस भी कम होता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, तो देखो क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो जो जो पता है अंदर के एटम्स हैं, एटम्स उन वो है तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आप, हम सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सामने ना बच्चे एकदम लाइन से बैठे हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लाइन में बैठे हैं। हमको बोले कि आप आपको इनके बीच में जाना है, आप चले जाएंगे, वो गैप है बीच में, सही बात है। एक वो बच्चे हैं एकदम शांत बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कम टेम्परेचर मतलब शांत बैठे हुए, टेम्परेचर बढ़ाया, अब सब बच्चों में भगदड़ मच गई, हाँ मिक्सअप हो गया, अब आपको जाना है बीच में से। तो देखो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो अंदर के एटम्स हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, वो यू का, तो जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो उसकी खूब सारी टक्करें भी तो होंगी ना। और जब यू जाएगा तो कोई ये एटम बीच में आ जाएगा धड़, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई है गर्म करने की वजह से, हाँ कि ना। तो वायर को गर्म करने की वजह से उसके एटम्स की अंदर की वाइब्रेशन, जो है वाइब्रेटिंग स्पीड वो बढ़ जाती है। पता है हमने पढ़ा था 9th चैप्टर 1 में, सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एज ए फिक्स पोजीशन, तो टेम्परेचर कम होने से उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन रास्ते में आएंगे ना, अब तो अब समझो, अभी रास्ता है उसमें थोड़े बहुत गड्ढे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप आपने गाड़ी फिर भी निकाल दी 60 की स्पीड से, अब उस रास्ते में और गाड़ियां और चल रही है, अब बताओ गड्ढे और है, गाड़ी का ध्यान रखना है, तब आपकी गाड़ी की स्पीड और धीरे हो जाएगी। अब तो जैसे तो सेम वे जो इलेक्ट्रॉन वहां भी ऐसा होता है, बेचारा वो आगे जा रहा होता है। अब बेचारा जो एटम है वो एक तो इसको एटम खींच भी रहा है क्योंकि एटम पे प्लस आ रहा है, दूसरा सामने वाला एटम उसके रास्ते में भी आ रहा है, यस और नो। तो टेम्परेचर बढ़ने से रुकावट और बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रुकावट बढ़ती है, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटा, तो इस वायर में करंट कम फ्लो करेगा, जबकि दोनों में मैंने बैटरी सेम लगाई है 20 वोल्ट 20 वोल्ट। तो आर की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी, आर की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी, क्लियर है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, एक तो वायर के मटेरियल पे, आयरन का तो अलग, कॉपर का तो अलग, दूसरा वो वायर के टेम्परेचर पर। ऐसा पॉसिबल है कि ये वायर का जो अभी जो रेजिस्टेंस है वो अलग होगा, इसी वायर का रेजिस्टेंस जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा, समझ गए। फिर रेजिस्टेंस में करता है लेंथ पे और प्रोसेसिंग एरिया पे, इसको मैं डीप में डिस्कस करूंगा, पहले आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं है, आगे क्लियर है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्लियर एकदम। नेत्रा समझ में आया बेटा यहाँ पर। ओके, ऐसा यूनिट ओम होता है, सब पढ़ लिया, 1 ओम अभी डिफाइन कर देंगे। ओके, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो पढ़ लिया। अब रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये बताए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जल्दी आगे नहीं भागना, बस समझ लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, दोनों का अंतर समझ, ठीक है। ओके, नहीं मीनिंग तो बढ़ने से बड़ा, पर वैल्यू वाइज, वैल्यू वाइज क्या मतलब है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा अभी इसमें, ओके ये सब समझ में आ गया आपको। हाँ अब एक बात सुनो, अगर अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं तो रेजिस्टेंस फिक्स, अगर लेंथ फिक्स कर दूं, एरिया फिक्स कर दूं और मटेरियल फिक्स कर दूं और टेम्परेचर फिक्स कर दूं तो रेजिस्टेंस फिक्स है। अगर मैंने चारों में से कोई भी चेंज किया तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। अब ये बात तो समझ आ गई हमको, तो अब हम फिलहाल के लिए 1 ओम दे रहे हैं, समझ रहे 1 ओम क्या होता है, ठीक है। और बाद में हम समझेंगे कि ये डबल करंट डबल हुआ तो रेजिस्टेंस कितना होगा उसे समझेंगे। अच्छा 1 ओम बेटा कोई नहीं बताया कैसे डिफाइन करोगे 1 ओम। When the voltage is 1 volt and the current flowing is 1 ampere, the resistance is 1 ohm. सब वन करना है, क्या बोलोगे, when 1 volt of voltage is applied and 1 ampere current flow through the circuit,
द रेजिस्टेंस इज नोन, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज 1 ओम। सब 1 1 कर दो ना, देखो 1 भी कर दो और आई को 1 कर दो, 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा, 1 ओम आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? तो 1 ओम कैसे करोगे डिफाइन? लाइक दिस, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? वोल्ट अपॉन करंट। तो वोल्ट 1 वोल्ट और करंट होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर हो गया आंसर। कौन आंसर? कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ क्या ना, पक्का? ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा लेंथ और इसको डीपर डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। अब पहले ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पूरा फंडा समझ लेते हैं। और एक और अभी आपको ना यहाँ से क्वेश्चन तो भाई बहुत रेयरली बनता है अपने, देखो जीएसईबी में तो क्या होता है मोस्टली बुक का डीप में पूछते नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पूछते हैं। फिर भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, वो कितना इजी है, टफ नहीं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लो यार, सो सिंपल। भाई वोल्टेज क्या है? वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ध्यान से देखो, वोल्टेज करंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको अगर याद होगा 9th में ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, याद है कुछ? वहां पे आर का स्क्वायर आता था। आगे हम पढ़ेंगे हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। या मैंने पढ़ा है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी आएंगे इस पर। अगर कोई देखो, एक तो होता है उसकी पावर 1 के प्रोपोर्शनल, एक होता है उसकी पावर 2 के प्रोपोर्शनल, सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी जो वोल्टेज है वो करंट की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, तो फर्क क्या होगा? तो सुनना। तो वही हुआ ना, नहीं बेटा वो नहीं हुआ। अब सुनना भाई, ओम्स के अनुसार वोल्टेज जो है वो करंट की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, ठीक। जब इसको हटाया तो क्या सिंबल आया? आर आई, आर आया, कांस्टेंट लगाते हैं, दिस कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम करंट जो है इस वायर के अंदर, करंट जो है उसको डबल करते हैं, 2i करते हैं। कितना करंट फ्लो करते हैं इस बार? करंट कितना है? सो व्हाट इज वोल्ट? व्हाट इज वोल्टेज? इज नथिंग बट रेजिस्टेंस इनटू करंट। अरे हाँ क्या ना, आर इंटू आई, यस और नो। अब हम करंट को कर रहे हैं 2i, कितना कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, डबल 2 इंटू आई, 2i पहले से पहले कितना था i, अब कितना है 2i। अब वैल्यू पुट करो करंट की यहाँ पे, तो आर को फिक्स कर दो, आर को मत छेड़ना। तो आर इंटू आई की जगह क्या आ जाएगा? 2i नया करंट, तो नया वोल्टेज आएगा V1 मान लेते हैं। अरे हाँ क्या ना, यस और नो, ठीक है। V1 इज इक्वल टू, अब ये इसको ऐसे लिख दो, बोले 2 इंटू आर आई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना व्हाट इज R इंटू आई? आर इंटू आई तो पुराने वाले वोल्ट के बराबर था। अरे हाँ क्या ना, तो क्या करते, इसको मैं लिखता हूँ V ओल्ड और ये V न्यू, नया वाला वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू आर आई क्या है? V ओल्ड। ऑब्जर्व करो क्या आया, करंट को डबल किया आपने वायर के अंदर में, तो वोल्ट भी कैसा हो गया? डबल हो गया, पुराने से डबल हो गया। तो करंट को ट्रिपल करोगे तो वोल्ट ट्रिपल, समझ गए? आप करंट को 4 गुना करोगे तो वोल्ट भी 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये समझो, मान लो कि पहले वोल्ट जो था 10 वोल्ट था, करंट था 5 एम्पियर। अब अगर करंट आपने 10 एम्पियर के डबल हो गया, 5 टू जा, तो ये भी 10 टू जा 20 हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना, समझ गए? इमेजिन करो कि आपने करंट को इंटू 3 किया, 3 टाइम्स किया, 3 गुना किया, 5 3 जा 15, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। अब समझे? ये होता है पावर 1 के प्रोपोर्शनल में, मतलब वो डबल तो ये भी डबल, वो ट्रिपल तो ये भी ट्रिपल, ये आधा हुआ तो ये भी आधा होगा। तो अगर मान लो, इमेजिन करते हैं अगेन, ये 5 से हुआ 2.5, मतलब 5 डिवाइड बाय 2 किया, हाफ किया ना, हाफ, तो ये भी डिवाइड बाय 2 करो, 5 आएगा। भाई 10 डिवाइड बाय 5 क्या होता है?
सॉरी 2, 10⁻² क्या होता है 5, ये भी आधा हो जाएगा। ये पावर 1 के प्रोपोर्शनल तो ये मतलब होता है, इस ये डबल तो ये भी डबल, तो जब पावर 2 के होता है प्रोपोर्शनल तो ये डबल तो ये चौबल, 4 गुना बढ़ता है। इसका आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं, हीट, H इज प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ेंगे आगे जाके, हीट इज प्रोपोर्शनल टू नॉट I की पावर 2। अब देखो बेटा, ये ओल्ड हीट, ठीक है, अब I को 2I लेते हैं, डबल करते करें, डबल करें, पुट करो यहाँ पे, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I की जगह 2I आएगा, उसकी पावर कितना आएगा 2, H इज प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर 4, I का स्क्वायर I स्क्वायर, एंड व्हाट इज I स्क्वायर, पुराना वाला हीट, अरे हाँ के ना, ये क्या है नया वाला हीट, अरे यस और नो, सो नया वाला हीट इज 4 टाइम्स I स्क्वायर, क्या है पुराना वाला हीट, देखो 4 गुना बढ़ गया, मतलब ये हीट है गरम, कितना गरम है, अरे हाँ के ना गरम, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका गरम, और करंट है 5 एम्पियर, आपने करंट को डबल किया इंटू 2, 5 2 जा तो ये इंटू 4 होगा 40 डिग्री सेल्सियस, आपने करंट को 3 गुना किया इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर 9, ये इंटू 9 होगा 90 डिग्री सेल्सियस। जब कोई चीज किसी की पावर 1 के होता है प्रोपोर्शनल, तो ये डबल तो ये भी डबल, ये ट्रिपल तो ये भी 3 गुना, ये हाफ तो ये भी हाफ, इसको डिवाइड बाय 3 ये भी डिवाइड बाय 3, सब बराबर चलता है, पर जब इसको सब उल्टा चलता है, ये डबल, ये इंटू 2 तो ये इंटू 4, ये इंटू 3 तो ये इंटू 9, 3 का स्क्वायर। अच्छा, अगर करंट को आधा कर दोगे, करंट को आधा करो, ठीक है, I/2 करो, करंट को डिवाइड बाय 2 किया तो देखते कि H किससे डिवाइड होता है, देखते तो I स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, व्हाट इज I स्क्वायर, ओल्ड वाला, I स्क्वायर ओल्ड वाला था ना, ओल्ड वाला हीट, अरे हाँ के ना, देखो ओल्ड वाला डिवाइड बाय 4 हो गया, करंट को 2 से डिवाइड किया तो हीट 4 गुना कम हो गई, हीट 4 गुना कम हो गई, करंट आधा ही किया है तो हीट आधी भी हुई है, ये 100 से 50 की गई है, 100 से इसमें डिवाइड बाय 4 25, आधे से भी कम हो गई। ये होता है डायरेक्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना और पावर 1 के प्रोपोर्शनल होने में फर्क। सोचो कि कोई किसी पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो तो 3 का 2 का क्यूब ना 8 गुना बढ़ेगा, 3 का क्यूब 27 गुना बढ़ेगा, समझे, अरे हाँ के ना, तो ये अंतर है, ठीक है, तो ये है इसका फंडा, होमवर्क सबने किया है, किया है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो अब आपको वोल्ट समझ आ गया, अब एग्जाम में कर लोगे, कोई क्वेश्चन आएगा, व्हेन करंट इज डबल्ड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वोल्ट, तो पहले आप ऐसे लिखो V ओल्ड इज इक्वल टू RI, फिर लिखोगे न्यू करंट 2I, फिर वैल्यू पुट करोगे इसमें, न्यू वोल्टेज आएगा R तो फिक्स, R फिक्स रखना, ठीक है, R को छेड़ना नहीं, मतलब R मतलब क्या, एक वायर वो तो फिक्स ही रखा हमने, अरे हाँ कहना, तो उसको हमने फिक्स कर दिया, उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ठीक है, तो I की जगह 2I आया, फिर 2 को आगे लिख दोगे तो ये 2 इंटू RI, और RI क्या है मेरा पुराना वाला वोल्ट, अरे हाँ कहना, तो आ गया V इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस, करंट डबल तो वोल्ट भी डबल, तो मुझे करंट ट्रिप 3 टाइम्स हुआ तो वोल्टेज भी 3 टाइम्स, ये पावर 1 है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये बड़ा तो ये भी बड़ा, वोल्ट पर रेजिस्टेंस और करंट कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तब क्या होगा, और करंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, मतलब एक को आप डबल करोगे दूसरा हाफ होगा, एक को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो दूसरा डिवाइड बाय 2 होगा, उल्टा होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप रेजिस्टेंस को डबल किया 10 से 20 तो करंट 100 से 50, समझे, अरे हाँ कहना, आपने रेजिस्टेंस को आधा किया, आपने रेजिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में आपने 10 से किया 5 तो करंट 50 से 100 डबल, यहां डिवाइड किया तो वहां मल्टीप्लाई करना है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, अरे हाँ के ना, ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, देखो पहले लिखना सीखो, एग्जाम में ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बच्चों को है ना यहाँ भी डर लग रहा है कैसे लिखना है, सिंपल है, देखो तो पूछेगा आपको एग्जाम में कि व्हाट इज I, व्हाट इज V, IR,
इसको नीचे भेज दो तो V अपॉन R इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये मेरा ओल्ड वाला करंट, ये मेरा रेजिस्टेंस, और ये अब इस बार V को फिक्स करना। ठीक है, ये फिक्स कर देना। इसको हम सिर्फ करंट और R को देख रहे हैं, इसलिए एक को फिक्स कर देना पड़ेगा। कर दिया फिक्स। अब सुनना, अब मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस को, न्यू रेजिस्टेंस वो जो दिया मैंने, वो कितना लिया, R/2, आधा कर दिया इसको। सो रेजिस्टेंस इज हाफ, रुकावट आधी कर दी, तो इलेक्ट्रॉन अब तेज तेज भागेंगे भाई, रुकावट कम है। अरे हाँ के ना, तो रोड पे खड्डे थे, अब नया डामर लग गया है ना। तो आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो जब V तो फिक्स है, आर की जगह पुट किया नया वाला R/2, तो करंट भी नया वाला आएगा। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब ABCD करेंगे, इसके क्या लिखेंगे, V/1 और ये R/2 इज इक्वल टू V न्यू। अब ये इंटू ये, A इंटू D, B इंटू C, सो V इंटू 2 और R इंटू 1, सही बात है, इज इक्वल टू आई न्यू। ये बताओ V अपॉन R क्या होता है, V अपॉन R तो ओल्ड वाला करंट है, तो यहाँ पुट कर दो ये आई ओल्ड, तो आई ओल्ड और इंटू 2। देखो U वाला जो करंट है वो पुराने वाले का डबल हो चुका है, तो रेजिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 तो करंट को मल्टीप्लाई बाय 2 आया कि ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो समझ गए इसका मतलब, हाँ ऐसा बोलेंगे भाई, करंट अगर डबल हुआ, दो मार्क में, इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट, तो आपको ऐसे लिखना, लिख दोगे ना मन से, तो टफ नहीं है, नॉर्मली लेके चलना, और बढ़िया है ना, कुछ काटना भी नहीं है, फट फट इसको हटा के सीधे वैल्यू पुट करनी, वो लोचा ही नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। अब देखो आज यहीं रखते हैं, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।